ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति 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 शांति। नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आप सबको जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। इन्हीं शब्दों, इन्हीं शुभकामनाओं और दुआओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज की बात तो वैसे बहुत सारी बातें थी जिस पर चर्चा किया जा सकता था, लेकिन मैंने आज सिर्फ एक ही विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहे, आपका आशीर्वाद चाहा। सबसे तो पहले जो वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से एयर इंडिया के वो जो विशेष विमान केरल के करीब करीब 190 लोगों को लेकर के जो आई है, उसके पायलट साठे साहब और दीपक जी को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपकी सूझबूझ, आपकी कर्तव्यपरायणता और फौज में त्याग तपस्या बलिदान की आपकी वो कसम ने आज 190 घर उजड़ने से रोक दिया है। आज उन घरों में मातम होता, लेकिन आपने उनको संतोष प्रदान किया। आज मेरे ख्याल से शायद 10-12 लोगों ने अपनी जान नहीं बचा पाए, लेकिन वो जो सिचुएशन थी उसमें वो सभी के सभी लोग मारे जाते अगर आप सूझबूझ का परिचय नहीं देते, अगर आप अपने उस फौज के बलिदान का, आप अपने उस फौज के कर्तव्य परायणता को आगे नहीं रख देते। मित्रों, जो साठे साहब हैं वो फौज में भी कमांडर थे और बहुत लंबा अनुभव है, उम्र भी उनकी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। दीपक जी तो खैर नए आदमी थे, तो उनकी अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, उनकी पत्नी गर्भवती हैं। ईश्वर उनको एक नया दीपक दे, उनके घर में खुशियों का दीपक जले। और साठे जी और दीपक जी को परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो अपने श्री चरणों में उनको अपना समर्पित करें, उनको अपना स्थान दें। मित्रों, मैं साठे साहब को नमन इसलिए कर रहा हूँ, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि साठे साहब की सूझबूझ ने उन लोगों को मरने से बचा लिया। वो हुआ यूँ कि जब विमान लैंड किया तो हेवी रेन के वजह से साठे साहब को गोया रोड जाना पड़ा, मतलब एक बार चक्कर लगाना पड़ा। दूसरी बार जब वो आए तो उन्होंने देखा कि अब कोई हैंडल में जो लैंडिंग गियर होता है उसमें कुछ समस्या आ गई। ये ऐसा बताया जा रहा, मैं इसकी सत्यता की जानकारी नहीं दे सकता, ऐसा बताया जाता है। साठे साहब ने कहा कि भाई अगर बेली लैंडिंग करते हैं तो आग लगने का चांसेस 99.99% होता है। फिर उनका पुराना अनुभव, एयरफोर्स की उनकी वो माइक्रो सेकंड में निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि जो वायुसेना के विमान चलाते हैं ना उनको माइक्रो सेकंड में निर्णय, क्योंकि वो तो मन की गति से ज़्यादा चलने वाली तिराज MiG-29 चलाए हुए हैं जो आवाज़ की गति से चलती है। ये तो उसके सामने बैलगाड़ी है, जो MiG-29 है उसके सामने तो ये बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है। उसके और इसके स्पीड के विषय में तो जो आदमी माइक्रो सेकंड में निर्णय लिया है, उस आदमी के हाथ में स्टीयरिंग थी इस जहाज़ की। उन्होंने तुरंत त्वरित निर्णय लिया कि भाई इसके पेट्रोल को जला दिया जाए, मतलब हवा में फूंक दिया जाए। अगर वो पेट्रोल को फेंकते तो पेट्रोल वहीं गिरती, तो फिर वहाँ पर आजू बाजू में आग लगने का खतरा था। वो देखो कितना बढ़िया, उन्होंने पेट्रोल को धुआं कर दिया, गो अराउंड लेकर के पेट्रोल जलाया। और जब देखे कि अब पेट्रोल बिल्कुल खत्म है, क्योंकि मैं अपने जीवन में जितने भी दुर्घटनाओं की वीडियो देखा हूँ, दुर्घटनाओं का समाचार देखा हूँ, इस तरह 3 टुकड़े में टूट जाने वाले जहाज में आग नहीं लगी है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। शायद हो सकता है इसके पहले कभी हो, मैं नहीं कर सकता। एक अमेरिका के नदी में उतरा था जहाज, उसमें ऐसी स्थिति आई थी कि आग नहीं लगा, चूंकि वो पानी में ही गिरा था। लेकिन जमीन पर, पत्थर पर, पथरीली जमीन पर, वो टेबल टॉप एयरपोर्ट था जो जिसमें चारों तरफ खाई है, पहाड़ को काट करके रनवे बनाया गया। उस टेबल टॉप पर जब जहाज टकराया, बेली मतलब पेट के बल स्कीड किया, उसके बाद भी उसमें आग नहीं लगा। ये उस पायलट की सूझबूझ, उसके कर्तव्य परायणता और माइक्रो सेकंड में उसके निर्णय लेने की क्षमता को है। मैं एक बार पुनः साठे साहब को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब आते हैं मेरे मुद्दे पर
कि हम सब लोग दुर्घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं। इस दुर्घटना में जो बात बताई जा रही है, मैं पुनः बता रहा हूँ, मैं समाचार के आधार पर कह रहा हूँ, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो वही फैक्ट है। ऐसा समाचारों में बताया जा रहा है। एक DTCA के पुराने अधिकारी आए थे, बोले कि हमारे ही ज़माने में चिट्ठी लिखी गई थी वहाँ पर वाटर लॉगिंग की, स्किटिंग की, मतलब कुछ कुछ समस्याओं को उजागर करते हुए 1 साल पहले से चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन कान में तेल डाल करके सरकारी कर्मचारी चुपचाप बैठे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसको रेक्टिफाई कर लिया गया होता तो शायद ये जाने बच सकती थी। ये लापरवाही कहिए या जिसमें उन लोगों को कमीशन नहीं मिलता उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से अगर काम आगे बढ़ता तो कमीशन तो काम मिलता, तो सरकारी कर्मचारी तो पानी गिनने में कमीशन कमा लेंगे। और कमीशन कमाने वाले लोगों, हमारे नेता लोग जो कमीशन खोर हैं, उनको तो अगर नदी की लहर गिनने का ड्यूटी दे जाओ, वहाँ से भी पैसा बना लेंगे। पैसा बनाने वाले लोग तो रेत में से तेल निकाल लेंगे। उनको तो उसकी विशेषज्ञता है। जो लोग संसद में गए हुए हैं, तो मैं ये तो नहीं मानता कि कोई पैसा बनाने की कमी की वजह से नहीं हुआ। उनको लगा ये लापरवाही चीज़ अब हमारे लिए थोड़ी है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको 2-3 ऐसी घटनाओं का वर्णन करूंगा जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ दिन पहले उसको ये बताया गया था कि भाई आप इस चीज़ को सुधार कर लीजिए, वो लोग नहीं किए और वहाँ पर दुर्घटना हो गई। आपको एक बात पता होगा, अभी अभी गुजरात में 2-3 दिन पहले पता चला कि एक कोविड अस्पताल का दर्जा प्राप्त एक निजी अस्पताल था, जिसमें फायर एनओसी नहीं थी, मतलब अग्निशमन से अनामति पत्र उसको मिला नहीं था कि आप वहाँ पर कोई अस्पताल चला सकते हैं, और वहाँ पर कोविड जैसा सेंसिटिव हॉस्पिटल बन गया। ये आपस में सरकार के लेन देन और साठ-गांठ के अलावा और कैसे बना, ये सब आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये है हमारे यहाँ के लोगों का काम करने का तरीका, ये है हमारे यहाँ का। और वहाँ मरे कौन? आम आदमी। जिसने उसको लाइसेंस दिया, जिसने वहाँ पर बनने की इजाज़त दी, वो तो बेचारा अपने घर में आराम कर रहा है, पैसा गिन रहा है। अस्पताल बनाने की जो अनुकंपा उसको, जो उत्कोच मिला होगा, वो उसमें ऐश कर रहा है। मरे वो गरीब लोग जो वहाँ पर अस्पताल में गए हुए थे, आम नागरिक। इसके पहले आप उसी गुजरात में आपने देखा होगा कि एक कोचिंग सेंटर में इतनी सकड़ी गली थी, यहाँ पर 5 आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है, उसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ा करते थे। जब उसमें आग लग गई तो बच्चे छत पर से कूद कूद करके अपनी जान दे दिया। हमारे पास फायर ब्रिगेड की उतनी ऊंची सीढ़ी वाले फायर ब्रिगेड मशीन नहीं थी जो बच्चों को उतार सकते थे। उसी गुजरात में हमने दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनाया हुआ है, प्राइड्स ऑफ पटेल्स। मुझे भी बड़ी खुशी है पटेल साहब का स्टेचू, मैं नमन करता हूँ पटेल साहब के योगदान को। लेकिन पटेल साहब के ही वो लोग थे जो बेमौत मारे गए, जीना वहाँ तक पहुँचने वाला नहीं था। सरकारी कर्मचारियों को बेरुखी का ये दूसरा उदाहरण है। मित्रों, आपको तीसरा उदाहरण दूँ उसके पहले कुछ और आपको बता देते हैं। मित्रों, जैसे कि आपको पता है वीरेंद्र बहादुर सिंह जी राजनीति के आदमी हैं। कल को आप MP MLA बनेंगे बच्चा बाबू, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को जानिए बच्चा बाबू कि अगर आप कल को नेता बन जाएंगे ना, तो आम आदमी की तकलीफ को ना याद रखिएगा। हम होता क्या है ना कि जब तक आप जैसे लोग ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तब तक तो जनता करते हैं। जैसे आप पटना विधानसभा में या दिल्ली के लोकसभा में आ जाएंगे, आप बबुरा के लोगों को भूल जाएंगे, बोले ये कौन लोग है, यहाँ तो सेठ जो पैसा देगा वो मेरा होगा। तो वीरेंद्र बहादुर जी आपके लिए स्पेशल बच्चा बाबू, आप लोग सुनिए, आप जैसे लोगों के लिए है। मतलब जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली के संसद भवन में बाई मिस्टेक, मतलब भूल से एक बार चेंज ओवर करते वक्त ऊपर के बजाय नीचे स्विच आ गया। कुछ सेकंड के लिए संसद में लाइट कट गई। मतलब बिजली तो वहाँ जाती नहीं ना, वो तो बैकअप होता है बिजली की। चेंज ओवर होता है ना, ऊपर के जगह वो इंजीनियर वहाँ बैठा होगा, भूल गया या मोबाइल पर कुछ पिक्चरें देख रहा होगा। वहाँ पर तो एक के जगह 15 कर्मचारी होते हैं, तो सब लापरवाही में होते हैं। अगर एक की ड्यूटी होती तो जिम्मेवार होता, उन्हें समझा वो देखेगा। कुछ सेकंड के लिए बिजली खत्म, मतलब बंद हो गई। हालांकि तुरंत ही बिजली आ गया। आपको पता है वो जो कुछ देर के लिए बिजली कटने का क्या हुआ? आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि जो कुछ देर के लिए बिजली कटी, उसके परिणाम में कुछ हजार करोड़ रुपया, एक बार दोबारा सुन लीजिए, 100, 200, 500 का मामला नहीं है, कुछ हजार करोड़, समझ में आ गई? एक बार दोबारा करो, कुछ हजार करोड़ रुपया खर्च करके वहाँ के पावर बैकअप सिस्टम को ऐसा लगाया गया कि अब 3 तरह की पावर वहाँ पर चल रही है। एक कटेगी तो दूसरी कटेगी तो तीसरी। अब मुझे पता नहीं कि 3 तरह की चल रहा है कि 30 तरह का चल रहा है।
बट कुछ करोड़ों रुपया खर्चा करके वहां पर पावर बैकअप सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया गया कि अब लाइट कटने का वहां पर सोच भी नहीं सकता। बिजली अपने दम तोड़ देगी बेचारी की, 1 सेकंड के लिए मुझे आराम मिले, क्योंकि वहां वो लोग बैठते हैं जो आप ही के यहाँ से जाते हैं, जिनको आप सब माननीय बोलते हैं। माननीय लोग 5 मिनट के लिए बिना बिजली का नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग कोई प्लास्टिक का है नहीं कि गल जाते हैं। कोई वैसा तो है नहीं कि यार 5 मिनट बिजली नहीं, वो लोग बेचारे गल गए, पता चले आप एमपी साहब कहाँ गए, तो गल के जैसे आइसक्रीम मेल्ट होता है, मेल्ट हो गए। जैसे वो भादों में नून का बोरा गल करके खत्म हो जाता, पता चला बोरा था, 2 दिन बाद वो बोरा कहाँ गया, नहीं वो तो बह गया। ऐसा तो संसद लोग हमारे थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यार पैसा तो जहाँ के हम सांसद है हमारा ही पैसा है ना, लोग मरे तो मरने दो, बिजली सेकंड भर में नहीं कटनी चाहिए। उन्होंने अपने लिए किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आम लोग जो एयरपोर्ट पर अनामति प्रमाण पत्र के बगैर वहाँ पर जो चिट्ठी एक साथ से दी गई थी कि भाई ये कुछ कमियां है, इसको रेक्टिफाई कर ले, वो उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ कर्मचारी, वही कर्मचारी, उसी कर्मचारी अगर संसद भवन में उसकी ड्यूटी लग जाती है तो वो क्या करता, मैं आपको उस विषय पर बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि कुछ आतंकी संगठनों के बहकावे में कुछ आतंकवादियों ने हमारे संसद पर हमला कर दिया था। एक मिस्टर गाड़ी में VVIP का स्टिकर लगा करके, तब के उस उपराष्ट्रपति माननीय कृष्णकांत जी के जवान सुरक्षा गार्डों से उनका सामना हुआ और वो सबके सब मारे गए। हमारे कुछ सिपाहियों की भी बलिदान हुई, हमारे एक माली भी बलिदान हुआ। हमको उस बात का बड़ा अफसोस है और उनके बलिदान को फक्र है कि वो भारत के बेटे हैं। जवानों ने पाकिस्तान के उस आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो सबके सब मारे गए। मैं उस आतंकी हमले का निंदा करता हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि हमारे देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर पर कोई भी आदमी कुदृष्टि डाले, हमला तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन उसकी वजह के जानते हो क्या हुआ, सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपया खर्चा करके संसद की सुरक्षा इतना टाइट कर दी गई कि वहां पर हवा भी जाने के पहले 4 बार हो करके जाता है। ये फर्क मैं अपने मैंने स्वयं वो फर्क को देखा है। मैं अपना फर्क आपको बताऊं, मैंने देखा है संसद में 95-97 की बात होगी, ठीक है, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, आदरणीय रामसुंदर दास बिहार के हाजीपुर से सांसद थे। तब की स्थिति और आज की स्थिति में आपको फर्क बता रहा हूँ। कई बार हम गाड़ी में बैठे बैठे संसद के गेट तक जाते थे, दास जी उतरे, अपना अंदर चले गए, हम फिर वही गाड़ी को मोड़ करके बाहर आके अपने घर आ गए। फिर उनको आना होता था तो फोन आता था कि हम लोग आ गए, आ जाते थे, या कभी किसी संसद के साथ आ गए, ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था। एक बार का बात था कि आदरणीय रामसुंदर दास साहब कोई प्रश्न तैयार किए थे संसद में पूछने, जैसा कि संसद पूछते हैं तब भी पूछा जाता था। मुझे ठीक से याद है कि मैं उनमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा टाइप था, उनको लगता था, हालांकि मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल ही नहीं हूँ, बट उनको लगता था कि थोड़ी सी समझ रखता है। तो एक किसी प्रश्न पर कुछ बात था तो एक रफ को हटा कर, क्योंकि अब आजकल टाइप राइटर वो कंप्यूटर तो तब था नहीं, हाथ से लिखते थे। आदरणीय रामसुंदर दास साहब लिखते तो ऐसा लगता था जैसा टाइप है, उनका एक लेटर दूसरे लेटर के बराबर था। अगर उन्होंने आर यहाँ लिखा है और कहीं बाद में आर लिखा तो दोनों आर की लंबाई चौड़ाई आप मिलीमीटर से नापोगे तो बराबर ही था। बहुत शानदार लिखा होता, तो वो टाइप से ज़्यादा बढ़िया लिखते थे। लेकिन 2-3 एक तो मैंने कहा कि यार ये नहीं सर, ये बहुत अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल करके बना दिए। तो वो 2 फूल, एक बढ़िया वाला और एक अशुद्ध वाला। हुआ क्या कि रखे थे बुजुर्ग आदमी, अपना बात करते करते वैसा हाँ ही करते करते हम लोग गए। 5 मिनट का तो रास्ता था राजेंद्र रोड से पार्लियामेंट। हम पार्लियामेंट में गए और दास साहब उतर गए, फोल्डर हाथ में लेकर के चले गए। हम जैसे मुड़ रहे थे तो दत्त साहब आ रहे थे, और दत्त साहब को देखने के लिए सफाई मुड़ी घूम रही है। दत्त साहब को तो कोई भी आदमी देखेगा। अब मैं जरा बड़ा एकदम मकथक सफेद कुर्ता पैजामा में, दत्त साहब एकदम पहाड़ जैसे लंबा। तो मैं सोचा कि मैं उतर कर उनको प्रणाम करूँ। मैं उतर भी गया, जिसमें उतर करके उनको प्रणाम किया और कैसे है चले गए, और अंदर चले गए। हमारे लिए रुकेंगे थोड़े, बट हाँ अभिवादन हुआ, वो चले गए। जब मैं अपना अंदर आने लगा देखा यार फोल्डर तो यही रह गई। फिर मैं गेट वाला बोला यार फोल्डर तो रह गई एमपी साहब की। गेट वाला बोला हाँ तो दौड़ के दे आओ, कोई बात नहीं। ना तो कोई जांच की बात की, ना कोई चेक की बात की, मैं दौड़ता हुआ चला गया। वो अंदर पहली बार मैं गया था। वो गेट के बाद भी कई जगह है, जाते जाते मैं पूछते हुए किधर, लेकिन दास साहब गेट मतलब वो गोल घर के गेट के अंदर घुसने से पहले मेरे को मिल गए। और तो क्या हुआ, मेरे फोल्डर तो वहीं छोड़ दिया था। अच्छा, ओहो तो तुम दौड़ते हुआ गए? हाँ अच्छा। तो उन्होंने बोला तो आ गए तो अंदर आ जाना, बेकार कहाँ चुनाव लड़ करके आएगा, भीतर घुस जा।
वो हंसी में किए, मैं बोला आशीर्वाद दीजिए, चुन के आएंगे। अरे तब यहाँ तक आ गए तो भीतर आ जाना, क्या फर्क पड़ता है। हंसी हुई, हम वापस आ गए। एक वो संसद में 95-97 के बीच की बात कर रहा हूँ। अभी मैं जाते रहते हैं संसद के कार्रवाई देखने के लिए, कई बार कार्यक्रम होता है, हमारे वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन का कार्यक्रम अंदर हुआ था, परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का बुक लॉन्च वहाँ, किताब पुस्तक विमोचन माननीय प्रधानमंत्री के हाथों हुआ, और भी कुछ जानने वाले लोग भी हैं जो संसद में नौकरी करते हैं बढ़िया ओहदे पर। तो संसद में आना जाना है, वो संसद भवन जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ छोड़ करके हम संसद में आते जाते रहे, कई बार गए हैं। जब अब हम जाते हैं तो 20 जगह चेकिंग होती है, कई जगह पूछताछ, कई जगह वॉकी टॉकी में पूछते हैं, कई जगह इंटरकॉम से पूछते हैं, और कई जगह आपको चेक करते हैं। आपके पास नाखून काटने वाला छोड़ दीजिए, मैं एक पेन ड्राइव रख लिया था, मेरे जेब में था, बोला वापस फेंको, नहीं तो वापस आ गया। मैं बोला यार मेरी गाड़ी नहीं है, मैं रखूंगा कहाँ। तो बोला कि आप बाहर गेट पर जाइए, उसमें डब्बे बना वहाँ पर रख करके आइए, वो बाद में आप ले जाइएगा। पार्लियामेंट छोड़िए, सोनिया गांधी के घर के बाहर हम लोग सोनिया गांधी को मिलने गए थे, तो पेन ड्राइव और बटुआ मेरा बाहर रखवा लिया गया था। एक वहाँ तो कई सोनिया गांधी अंदर थी। अब इतनी ज़्यादा सुरक्षा, वो अपने लिए इतने डरे लोग हैं कि अपने लिए इतना चेंज करा दिया, उनके अपने जान की चिंता है। तनिक बार भी अगर कोई खास देता है ना, कोई एक फ़ोन, फर्जी फ़ोन भी आ जाता है तो 5-5, 10-10 ब्लैक कैट कमांडो लेकर के घूमने लगता है। और जो आम लोग हैं जिसके बोट से वो वहाँ पहुँचे हैं, उनके जान का उनको कोई परवाह नहीं, चाहे वो कोचिंग सेंटर से आदमी लटक के मर रहा हो, या बिना लाइसेंस का कोविड सेंटर बनने में लोग जल करके मर रहे हों, या ये अभी एक और हमारे ही अपने ही देश के एक राज्य में एक केमिकल कंपनी में विस्फोट हो गया है, कुछ लोग मर गए हैं, ये आज की घटना है। उन पर कहीं कोई चिंता नहीं किया जाता। मतलब जहाँ माननीय लोग रहते हैं वहाँ का सब कुछ चाक चौबंद कर लिया जाता है, चाहे उसमें हज़ारों करोड़ लगे, लेकिन कुछ 100 और 1000 भी रुपया लगता है तो लोग, हमारे आम लोग, हम लोगों के लिए कोई नहीं सोचता। ये एक चिंता का विषय है, और इसकी जिम्मेवारी अगर किसी पर डाली जाए, कोई जिम्मेवार इंसान है तो वो आप हैं। आप इसमें जिम्मेवारी की, जब आप वोट देने जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये हमारे जात का है, हमारे धर्म का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे कुनबा का है, हमारे यहाँ का है। अगर है तो हम दे देते हैं, नालायक है, न करे सकता हूँ। हम नहीं पूछते कि भाई तू आदमी पहले मतलब साइकिल पर घूमा करता था, एक साइकिल खरीदने की पैसा नहीं थी, चंदा लेकर के तू साइकिल लिया, और अब तेरे और तेरे बेटे के सामने करोड़ों रुपए की गाड़ी की कार्रवाई कहाँ से आए, हम आज तक ये पूछेंगे नहीं। क्योंकि वो सब लोग हम लोगों को अफीम खिलाए हुए, हम लोग नशे में मस्त हैं, हम भक्तिवादी में लीन है। जिस तरह से भगवान भक्त पर कोई प्रश्न ही नहीं करता, वो भक्ति में जय श्री राम कहता है, उसे पता नहीं है कि इस पत्थर में भगवान है भी कि नहीं है, उसकी आस्था है कि यहाँ पर भगवान है। तो हम जो देवालय और मंदिर में जो भगवान का स्थान दे दिए ना, पत्थर में बैठे भगवान को मानते हैं कि मेरा भगवान है और हमारी आस्था अटूट है, उसी तरह से हम अपने नेताओं को मान लिए कि ये साला गोबर भी है ना, तब भी हमारा देवता है, हमारे लिए ही है। हम उसको जय श्री राम जय हो नेता करते रहते हैं, और ये बात बढ़िया से जानता है। तभी तो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली नेत्री, जिसको नगर निगम के प्राइमरी स्कूल के मास्टर थी, दिल्ली में टूटी चप्पल लेकर के घुमा करते थे। 25 घर के घर में 25 लोगों का परिवार रहता था, और आज अपनी जाति, अपनी उन्माद की राजनीति पर आज उसके पास कितना घर है एक बार उसी को पता नहीं। नोटबंदी में कहते कि 1000-2000 करोड़ रुपया मैंने कुछ 100 करोड़ अपने भाई को दे दिया, रद्दी था, गिना नहीं है। बाकी मोटे मोटे जो पैसा थे वो हमने जमा करा दिया है। अब कुछ रद्दी था, 100-200 हज़ार करोड़, 100-200 हज़ार करोड़, कुछ 100,000 करोड़ उसने अपने भाई को दे दिया, बोला दे देते हैं, क्योंकि उसने आपके मन मस्तिष्क में भक्ति भाव डाल दिया है। हम उस पर लीन रहते हैं, हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि जी हमारे लिए अच्छा कौन है, हमारे लिए बुरा कौन है। मेरा आज आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि अगर हम नहीं समझें, नहीं सोचें, तो ये आपके भले की बात कभी नहीं करेंगे। आपकी जान ऐसी जाती रहेगी, कभी कोविड के नाम पर, कभी एक्सीडेंट के नाम पर, कभी रेल दुर्घटना के नाम पर, कभी सड़क एक्सीडेंट के नाम पर, कभी प्लेन एक्सीडेंट के नाम पर। और ये लोग आपके ही पैसे पर, आप ही के दिए वोट पर अपने लिए एक अलग और अनोखी दुनिया बनाते रहेंगे। ये जो खाई है नेता और कार्यकर्ता में, इस दोनों को अगर बांटेंगे नहीं
तो ये आपके लिए दुख दर्द होगा, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसा नासूर बनेगा जिसका कोई इलाज नहीं है। आज आपसे बहुत लंबी वीडियो करने का फ़ायदा नहीं है। आज का विषय सिर्फ ये था कि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उस पर जब कुछ विशेषज्ञों का डायरेक्शन आता है कि भाई इसको आप ये सुधार कर दीजिए, सरकारें या उसके महकमा वाले लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बार रिपीट होता रहता है उस तरह की दुर्घटनाओं का। लेकिन अगर वही माननीयों के साथ अगर कुछ हो जाता है, ईश्वर ना करे उनके साथ हो, मतलब छोटी बात है, बिजली कट गई तो हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके सिस्टम में बदल गए। एक आदमी की गाड़ी टकरा गई संसद के गेट पर तो पता चल गया एक दूसरे तरह का और टेक्नोलॉजी हज़ारों करोड़ का लगा करके। कोई एक फर्जी फ़ोन आ जाता है तो 4-5 कमांडो अपने गेट पर खड़े करवा लेते हैं, अपने गाड़ी के आजू बाजू कमांडो से लैस हो जाते हैं। लेकिन आपकी एक दिल्ली की 5-6 साल की बेटी के साथ जिस तरह से बेफिचारी की किया गया, उस पर सिर्फ नेतागिरी हो रही है। केजरीवाल 10 लाख रुपए जा करके दे आया और एक बार अस्पताल में मिल करके फ़ोटो भी खिंचवा लिया और आगे कह रहा है कि गृह मंत्री मुझे बनाए, कुछ नहीं करेंगे। उसके सामने पीडब्ल्यू मंत्रालय है, नाले में लोग डूब करके मर रहे हैं, उस पर बयान नहीं दे रहा है। लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के पास है तो वो कह रहा है कि पुलिस की स्थिति ठीक नहीं है, व्यभिचार हो जाता है। ये सिर्फ हमें और आपको इसी तरह से बहकावे और बांटने की राजनीति हो रहेगी। आप मतदान के टाइम अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर आप कभी नहीं सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ और एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने हक को पहचानिए, अपने हुकूक को पहचानिए। अगर नहीं पहचानेंगे तो कभी प्लेन में मरेंगे, कभी रेल में मरेंगे, इलाज कराने के नाम पर अस्पताल में मरेंगे, नहीं तो घर में तो मर ही रहे हैं। ईश्वर ऐसा ना करे। परमपिता आपको अपनी सर्वोच्च आशीर्वाद दें। जय श्री राम।